मैं कमरे में दाखिल हुई तो आज़ान अपने झूले पे नहीं था। मेरे दिल को एक अजीब सी घबराहट ने घेर लिया। मैं तो अभी उसे सुला के गई थी, वो कहाँ चला गया? इतना छोटा बच्चा खुद से कहाँ जा सकता था? मैं उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगी। आज़ान बेटा, कहाँ हो तुम? आज़ान, आज़ान। वो कमरे में कहीं नहीं था। मैं तेज़ी से कमरे से बाहर निकली, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं पूरे घर में उसे तलाश कर रही थी लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैं दरवाज़ा खोल के फ्लैट से बाहर आई। अचानक मेरी नज़र सामने सीढ़ियों की तरफ गई और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। सीढ़ियों के आखिरी कोने पे आज़ान खड़ा मुझे ही देख रहा था। आज़ान! मैं दीवानावार उसकी तरफ भागी और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मुझे अपनी तरफ आते देख वो आखिरी सीढ़ी पे कदम रखता छत पे चला गया। यह आखिरी फ्लोर की छत थी जिसके चारों तरफ बाउंड्री भी नहीं थी। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। रुक जाओ आज़ान, गिर जाओगे। इधर मेरे पास आ जाओ। मैंने अपने बाजू फैलाए। वो मेरी तरफ देखते हुए उल्टे कदमों पीछे की तरफ हटता जा रहा था। उसके चेहरे पे खौफ था। आज़ान, मुझसे क्यों डर रहे हो मेरे बच्चे? क्यों दूर जा रहे हो अपनी माँ से? रुक जाओ प्लीज़। मैंने रोते हुए उसे पुकारा, पर वो पीछे हटते हुए छत के बिल्कुल आखिर में पहुंच चुका था। आज़ान! मैं तेज़ी से उसकी तरफ भागी। तभी उसका पाँव पलटा और वो तीसरी मंजिल से नीचे गिरता चला गया। आज़ान! मैं बड़े ज़ोर से चीखी थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। ज़मीन आसमान मेरी नज़रों के सामने घूमने लगे थे। फिर मुझे कोई होश न रहा और मैं ज़मीन पर गिरती चली गई। मेरा नाम हिना है। मैं एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुई थी। मेरे अब्बू सरकारी मुलाजमत करते थे। वो बहुत ईमानदार इंसान थे। अब्बू की तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी मगर कम सहूलियात के बावजूद हमारे घर में बहुत सुकून था। हमारा घर छोटा ज़रूर था लेकिन प्यार मोहब्बत से भरा हुआ था। हम 3 बहन भाई थे। मैं सबसे बड़ी थी। फिर सारा और भाई अली सबसे छोटा था। मेरी माँ एक सादा और घरेलू औरत थी। अम्मी पूरा दिन घर के काम संभालती। कपड़े धोना, बर्तन धोना, बच्चों का ख्याल रखना उनकी अव्वलीन तरजीह थी। उनके चेहरे पे थकन साफ नजर आती। अक्सर वो रात को देर से सोती लेकिन फिर भी सुबह सवेरे उठ जाती और सबके लिए नाश्ता बनाती। अब्बू दफ्तर चले जाते। हम बहन भाई अपने बस्ते संभाल के स्कूल की राह लेते और अम्मी फिर से घर के काम काज में जुट जाती। हम तीनों बहन भाई पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन मैं सबसे ज़्यादा ज़हीन थी। मैं हर साल क्लास में पहले या दूसरे नंबर पे आती। उस्तानियाँ मेरी बहुत तारीफ़ करती थी। हिना, तुम एक ज़हीन बच्ची हो। अगर यूं ही मेहनत करती रही तो एक दिन बहुत आगे जाओगी। अम्मी अब्बू भी मेरी कामयाबी से बहुत खुश होते। अब्बू की ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे आला तालीम हासिल करें। एक दिन मैं स्कूल से वापस आई तो समीना फुप्पो को घर में देख खुशी से मेरी आंखें चमक उठी। मेरी एक ही फुप्पो थी, वो मुलाजमत करती थी इसलिए कभी कभार ही हमारे घर आती थी। फुप्पो हमेशा की तरह नफीस और ब्रांडेड कपड़ों में मलबूस थी और उनके पास से महंगे परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। उनके चेहरे पे ख़ास एतमाद झलक रहा था और वो सुकून से सोफे पर बैठी मुस्कुरा के अम्मी से बातें कर रही थी। मैंने बस्ता एक तरफ रखा और भाग के उनके पास चली गई। फुप्पो, कैसी हैं आप? मैंने खुशी से कहा। उन्होंने प्यार से मुझे गले लगाया और बोली, ठीक हूँ बेटा। आज ज़रा तुम लोगों के पास आने का दिल किया और हाँ, तुम्हारी पसंदीदा मिठाई भी लाई हूँ। लगता है कोई खुशखबरी है? मैंने तजस्सुस से पूछा। फुप्पो के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। हाँ भाई, मेरी तरक्की हो गई है। अब मुझे मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में लगा दिया गया है और मेरी तनख्वाह में भी इजाफा हो गया है। वो इतरा के बोली। फुप्पो सरकारी स्कूल में उस्तानी थी इसलिए वो हमेशा बन ठन के रहती। नए और कीमती कपड़े पहनती और दिल फरेब खुशबू लगाया करती थी और उनकी बातों में थोड़ा सा नखरा भी झलकता था। वाह फुप्पो, बहुत मुबारक हो आपको। मैंने खुश होकर कहा। तुम्हारी तरक्की हो गई है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह और बरकत दे तुम्हें। अम्मी ने कहा तो फुप्पो के चेहरे पे फ़ख्र की हल्की सी लहर दौड़ गई। हाँ भाभी, मेहनत का फल तो आखिर मिलता ही है ना। मैंने दिन रात एक कर दिए थे। स्कूल में सब मुझसे खुश हैं। हेड मिस्ट्रेस खुद कह रही थी कि आप जैसी मेहनती और वक्त की पाबंद टीचर आजकल बहुत कम होती हैं। हाँ वाकई, मेहनत तो तुम बहुत करती हो। घर और बाहर 2 जगह जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल काम है। अम्मी ने कहा। बस भाभी, आजकल के ज़माने में औरत अगर नौकरी न करे तो कोई इज्जत नहीं देता। मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, किसी की मोहताज नहीं। जब तनख्वाह आती है तो दिल को सुकून मिलता है कि ये सब मेरी अपनी मेहनत का नतीजा है। और हाँ, अब तो मैंने अपने लिए अलग गाड़ी भी ले ली है स्कूल आने जाने के लिए। अगर औरत चाहे तो सब कुछ कर सकती है। घर में बैठी रहे तो उम्र गुजर जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर बाहर निकले, काम करे, लोगों से मिले तो दुनिया बदल जाती है। औरत को खुद आगे बढ़ना पड़ता है, वरना लोग कदमों तले रौंद देते हैं। फूफू ने अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कहा। तुम ठीक कहती हो। सबके नसीब एक जैसे नहीं होते। सबको अच्छे मौके भी नहीं मिलते।
तुम्हारे शौहर ने तुम्हारा बहुत साथ दिया है, वरना औरत के लिए अकेले सब कुछ संभालना आसान नहीं होता। अम्मी ने कहा तो फुप्पो ने नखुव्वत से हनकारा भरा और तंजिया हंसी के साथ बोली, अरे कहाँ भाभी, मर्द को तो सिर्फ पाँव दबाने वाली औरत चाहिए होती है, जो खाना बना दे, कपड़े धो दे और चुपचाप बैठी रहे। आपको याद है मेरी सास ने मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल कर दी थी, और अख्तर भी उन्हीं का साथ देते थे। मुझे कितना मजबूर किया नौकरी छोड़ने पे, लेकिन मैं नहीं मानी। अगर मैं भी उस वक्त घर की चार दीवारी में कैद हो जाती तो आज मेरी ज़िंदगी भी आपसे मुख्तलिफ ना होती। मैंने वक्त पे फ़ैसला किया, नौकरी नहीं छोड़ी और अपने पैरों पे खड़ा होना सीखा। अब देखो शौहर की मोहताजी नहीं, सास भी चल बसी, बेटा भी अच्छे और महंगे स्कूल में पढ़ता है, हर चीज़ वक्त पे मिलती है, ज़िंदगी सुकून से गुजर रही है। शौहर भी अपने काम में मसरूफ़ रहता है, किसी बात पे पाबंदी नहीं लगाता। मैं उसके बराबर कमाती हूँ तो वो इज्जत देता है। फुप्पो ने अचानक मेरी तरफ देखा और बोली, हिना बेटा, पढ़ाई दिल लगा के करना, तुम्हें भी एक दिन नौकरी करनी है। पैसा, इज्जत और पहचान सब इसी से आता है। देखना एक दिन तुम्हें भी तरक्की मिलेगी। मैंने फुप्पो से नज़रें हटा के अम्मी की तरफ देखा। अम्मी उम्र में फुप्पो के बराबर ही थीं, लेकिन उस वक्त वो फुप्पो से कहीं बड़ी दिखाई दे रही थी। फुप्पो इतनी खूबसूरत नहीं थी, मगर साफ़ सुथरी और सलीके से तैयार हमेशा अच्छी लगती थी। उनके कपड़े इस्त्रीशुदा थे और उनके चेहरे पे हमेशा ताजगी रहती, जबकि अम्मी के चेहरे पे पसीने के कतरे चमक रहे थे और पेशानी पे तफक्कुर की लकीरें नमूदार हो चुकी थीं। मलगजे कपड़ों पर सिलवटें थीं। किचन की गर्मी और चूल्हे की तपिश से उनके चेहरे की रंगत सांवली हो गई थी। अम्मी के पास इतना वक्त ही नहीं होता था कि वो खुद पे तवज्जो दे सकें, और अब तो वो ज़िंदगी की आदी हो चुकी थी। मैं कुछ देर दोनों को देखती रही। मेरे दिल में अजीब सा एहसास जागा, काश मेरी अम्मी को भी कभी यूं सजी सवरी बैठने का मौका मिले। काश वो भी इतनी पुरसकून लगें जितनी फुप्पो लग रही थी। फुप्पो के चेहरे पे एतमाद था और अम्मी के चेहरे पे थकन। मुझे पहली बार लगा जैसे मेहनत और सुकून दो अलग दुनिया के लफ्ज़ हैं। फुप्पो के चेहरे पे इत्मीनान था और वो बड़े फ़ख्र से अपनी कामयाबियों की नुमाइश कर रही थीं। मैं बड़े गौर से फुप्पो की बातें सुन रही थी। फुप्पो के लफ्ज़ों में एक अजीब सा जादू था। उनके हर जुमले से खुद एतमादी टपक रही थी। उनके चेहरे पर कामयाबी का नूर था, जैसे ज़िंदगी ने उनके हर ख्वाब को सच कर दिया हो। तब मेरे दिल में पहली बार ये ख़याल आया कि शायद कामयाबी और इज़्ज़त सिर्फ़ उनके हिस्से में आती है जो घर से बाहर निकलती हैं। मैं चुपचाप एक तरफ बैठी दोनों को देख रही थी। फुप्पो की बातें जैसे मेरी रूह में उतर रही थी। मैं कभी अपनी माँ जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। मैं सिर्फ चूल्हे के पास खड़ी रहने वाली औरत नहीं बनूंगी। मैं फुप्पो की तरह बनूंगी, जो खुद पर यकीन रखती है और अपनी बात कहने से नहीं डरती, जिनके कपड़ों से प्याज लहसुन की महक नहीं बल्कि परफ्यूम की खुशबू आती है, जिनके चेहरे पर थकन नहीं एतमाद होता है। मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया था कि एक दिन मैं भी ऐसी ही बनूंगी, खुददार, मजबूत और खुश। मेरी ज़िंदगी भी किसी कहानी की तरह खूबसूरत होगी। अरे हिना, कहाँ खो गई हो? चलो खाना लगाने में मेरी मदद करो। अम्मी ने कहा तो मैं चौंक के ख्यालों की दुनिया से वापस आई। मैं उठ के किचन में आ गई, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और अटका था। फुप्पो की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। उनके लफ्ज़ों ने मेरे ख्वाबों की बुनियाद रखती थी। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि मैं किसी की सायादार दीवार बनने के लिए पैदा नहीं हुई, बल्कि मैं अपनी छत खुद बनूंगी। मैं पढ़ाई में पहले भी अच्छी थी, लेकिन अब तो मैं पहले से भी ज़्यादा मेहनत कर रही थी और दिन ब दिन कामयाबी की नई मंजिलें तय कर रही थी। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा था। मैं कॉलेज में आ गई थी। पप्पू की बातें अब भी अक्सर मेरे दिमाग में गूंजती रहती। मैंने कॉलेज के आखिरी साल में खूब दिल लगा के मेहनत की और बहुत अच्छे नंबर हासिल किए। स्कॉलरशिप पर शहर की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हो गया। मैं एमबीए कर रही थी। मेरा ख्वाब एक अच्छी नौकरी और ख़ुद अपने पैरों पे खड़ा होना था। यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी मेरे लिए एक नया जहान थी। नए चेहरे, नई बातें और नए ख्वाब। क्लास में 2-3 लड़कियों से मेरी दोस्ती हो गई। वो सब अच्छे घरों से थीं। हम एक साथ प्रोजेक्ट्स बनाते, लाइब्रेरी में देर तक बैठ के नोट्स तैयार करते और कैफ़े में चाय के दौरान हंसी मजाक करते। यूनिवर्सिटी के दिन जैसे हवा बन के गुजर रहे थे। पता भी न चला और 2 साल पलक झपकते गुजर गए। यूनिवर्सिटी की राहें ख़त्म हुई तो ख्वाबों की नई राहें शुरू हो गईं। रिज़ल्ट आया तो मैंने एमबीए बहुत ही अच्छे नंबरों से मुकम्मल किया था। सारा ने सबसे पहले मुझे मुबारक दी। मैं जानती थी हमेशा की तरह इस बार भी टॉप तुम ही करोगी। आखिर बहन किसकी हो? उसने मुस्कुरा के मुझे छेड़ते कहा। बहुत शुक्रिया बहना, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। आज मैं बहुत खुश थी। सारा फिज़िक्स में मास्टर कर रही थी और भाई भी कॉलेज के पहले साल में था। मुझे पप्पू की बातें याद आ रही थी। वो ठीक ही कहती थी कि औरत अगर चाहे तो सब कुछ हासिल कर सकती है,
میری قابلیت کی وجہ سے مجھے شہر کی مشہور کمپنی میں بہت اچھی تنخواہ پہ ملازمت مل گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ پہلے دن جب میں آفس پہنچی تو دل میں ایک عجیب سا فخر تھا۔ میں نے سوچا آج میں وہ ہنا بن گئی ہوں جو بچپن میں پھپھو کو دیکھ کے اپنے پیروں پہ کھڑی ایک خوددار لڑکی بننے کے خواب دیکھتی تھی۔ ابو امی کو میری شادی کی فکر تھی۔ امی کو ڈر تھا کہ پڑھتے پڑھتے اور نوکری کرتے کہیں میری عمر نہ گزر جائے، لیکن میں نے سختی سے کہہ دیا کہ ابھی شادی کا نام بالکل نہ لیں۔ میں کچھ عرصہ اپنی زندگی آزادی سے گزارنا چاہتی تھی۔ جو رشتے میرے لیے آتے تھے میرے انکار پہ وہ ہنا کی طرف متوجہ ہو جاتے، لیکن امی پہلے میری شادی کرنا چاہتی تھی۔ ہنا میری جتنی ذہین نہ سہی لیکن مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کے لیے خاندان سے بھی بہت سے لوگ خواہش مند تھے۔ مجھے نوکری کرتے ہوئے 6 ماہ گزر چکے تھے۔ زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی۔ میں روز صبح دفتر جاتی، شام کو تھکی واپس آتی اور اپنے کمرے میں آرام کرتی۔ زندگی مزے سے گزر رہی تھی۔ ایک شام دفتر سے واپس آئی تو امی نے کہا، ہنا بیٹا آج تمہیں دیکھنے کچھ مہمان آنے والے ہیں، لڑکا بھی ساتھ آئے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کون سے مہمان امی؟ پتہ نہیں، تمہاری پھپھو نے بتایا ہے کہ اچھے اور کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں، امی نے مسکرا کے کہا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ ابھی میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اگر پھپھو نے بھیجا تھا تو کچھ خاص ہی ہوں گے۔ پھپھو ہر کسی سے متاثر ہونے والی نہیں تھی۔ کچھ دیر میں دروازے کی گھنٹی بجی۔ ابو دروازہ کھولنے لگے۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کے دیکھا تو ایک باوقار خاتون کے ساتھ پینٹ شرٹ پہنے ایک لڑکا اندر داخل ہو رہا تھا۔ لڑکا کافی دلکش اور وجیح تھا۔ اس کے چہرے پر ایک معصومیت تھی جو میرے دل کو چھو گئی۔ میرا دل ایک دم تیز دھڑکنے لگا اور میں گھبرا کے کھڑکی سے ہٹ گئی۔ مجھے خود پہ حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے یونیورسٹی میں کئی لڑکوں کے ساتھ تعلیم حاصل کی تھی، مگر کبھی کسی کے لیے ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ شاید میں نے کبھی اپنی کتابوں کی دنیا سے نکل کے کسی کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا، مگر اس لڑکے میں کچھ تو خاص تھا، جیسے کسی نے ہر طرف روشنی سی پھیلا دی ہو۔ سارا کمرے میں آئی تو اس نے بتایا کہ لڑکے کا نام احمد ہے، اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، ایک بھائی اور بہن ہے، دونوں شادی شدہ ہیں۔ احمد اپنے بھائی کے ساتھ رہتا ہے اور اچھی نوکری کرتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں مہمانوں سے ملنے گئی۔ احمد کی بہن نرم لہجے والی خوش اخلاق خاتون تھیں۔ انہوں نے مجھ سے میری تعلیم اور نوکری کے بارے میں پوچھا اور بہت محبت سے بات کی۔ میں تھوڑی شرماہٹ کے ساتھ ان کے سوالوں کے جواب دیتی رہی۔ احمد ابو کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار میری جانب اٹھ رہی تھیں۔ احمد کی بہن نے امی سے کہا، ماشاءاللہ بہت سلجھی ہوئی بچی ہے، اور سچ کہوں تو مجھے اپنی بھابھی کے روپ میں بہت پسند آئی ہے۔ ہماری طرف سے تو رشتہ پکا سمجھیں۔ ہماری والدہ کے انتقال کو کچھ ماہ ہوئے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ احمد زیادہ عرصہ تنہا گزارے، اس لیے چاہتی ہوں کہ اس کی شادی جلدی ہو جائے۔ امی جلدی کا سن تھوڑا پریشان ہو گئی تھی، لیکن ابو کے چہرے پہ اطمینان تھا۔ انہیں احمد بہت پسند آیا تھا۔ میں تذبذب کا شکار تھی۔ احمد مجھے بھی اچھا لگا تھا، اسے میرے ملازمت پیشہ ہونے پہ بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن میرا بھی شادی کا ارادہ نہیں تھا۔ میں کسی پابندی میں نہیں پھنسنا چاہتی تھی۔ میں سوچوں میں گم تھی، تبھی پھپھو کا فون آ گیا۔ دیکھو ہنا، یہ رشتہ تمہارے لیے بہت مناسب ہے۔ احمد کی بہن میری کولیگ رہ چکی ہے، بہت شریف اور خاندانی لوگ ہیں، چھوٹا سا خاندان ہے، ساس سسر کا بھی کوئی جھنجھٹ نہیں ہوگا، نہ کوئی روک ٹوک، سکون سے زندگی گزارنا، ورنہ بھابھی تو تمہیں کسی بڑے جھمیلے والے خاندان میں پھنسا دیں گی۔ پھپھو کی باتوں نے میرا دل مطمئن کر دیا تھا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، آخر ایک دن تو مجھے شادی کرنی ہی تھی۔ یہ رشتہ اور خاندان میرے لیے بہترین تھا، شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ میں نے ہاں کر دی۔ یوں جھٹ پٹ 1 مہینے کے اندر اندر میری شادی احمد سے ہو گئی۔ شادی کے بعد میری زندگی میں جیسے ایک نیا رنگ بھر گیا۔ احمد میری توقع سے زیادہ محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنا خیال رکھنے والا شوہر ملے گا۔ وہ ہر بات میں میری پسند کو اہمیت دیتا، میں ذرا سے اشارے پہ میری خواہش پوری کر دیتا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ شاید میں بہت خوش نصیب ہوں۔ بچپن سے لے کے جوانی تک میں نے جو چاہا مل گیا، اور شوہر بھی ایسا ملا جس نے محبت کے ساتھ مجھے وہ عزت اور مقام دیا جو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ احمد نے شادی سے پہلے ہی ایک فلیٹ کرائے پہ لیا۔ یہاں سے میرا آفس بھی کافی قریب پڑتا تھا۔ میں نے اپنی مرضی اور پسند سے اپنے گھر کو سجایا۔ شادی کے بعد کے دن جیسے خواب کی طرح گزر رہے تھے۔ احمد کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ہم اکثر باہر گھومنے پھرنے نکل جاتے۔ میں نے آفس سے 1 مہینے کی چھٹی لے رکھی تھی۔ 1 مہینہ بڑی جلدی گزر گیا اور پتہ بھی نہ چلا کہ ہماری چھٹیاں ختم ہونے کے ہیں۔ اب وہ دن آ گئے تھے جب ہمیں پھر سے اپنی اپنی مصروف زندگی کی طرف لوٹنا تھا۔ احمد کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں دفتر جاؤں، اور میرا دل بھی ان سے دور جانے کو نہیں مان رہا تھا، لیکن رفتہ رفتہ زندگی روٹین پہ آ گئی تھی۔
मैं सुबह 9 बजे ऑफिस जाती और 5 बजे तक मेरी छुट्टी होती थी। मैं 6 बजे तक घर पहुंच जाती थी। अहमद भी 7-8 बजे तक घर आ जाता। शाम का वक्त हमारे दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता था, जब सारे दिन की थकन एक दूसरे को देखते ही उतर जाती थी। मैंने घर के काम काज के लिए एक मुलाजमा रख ली जो सुबह आके सारी सफाई सुथराई का काम कर जाती। खाना मैं खुद बना लेती थी। कभी मैं अहमद की पसंद का खाना पकाती तो वो बच्चों की तरह खुश हो जाता। कभी हम बाहर से खाना मंगवा लेते और टीवी के सामने बैठ के साथ खाते। ज़िंदगी बहुत पुरसकून गुजर रही थी। ना कोई झगड़ा, ना कोई शिकायत। अहमद हर बात में मेरा ख्याल रखता और मैं भी उसके आराम का ध्यान देती। हमारी शादी को 6 माह का अरसा गुजर चुका था। अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। उनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। उनका अच्छे डॉक्टर से इलाज चल रहा था, लेकिन अम्मी की तबीयत में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अम्मी चाहती थी कि सारा की भी शादी कर दी जाए। उसका मास्टर्स भी मुकम्मल हो चुका था। सारा के लिए काफ़ी रिश्ते आए हुए थे। अब्बू ने अपने दोस्त के बेटे तारिक से सारा का रिश्ता पक्का कर दिया। तारिक घर में सबसे बड़ा था। उससे छोटी एक बहन और भाई था। तारिक पढ़ा लिखा और अच्छी सोच का मालिक था। मैं सोच रही थी कि सास ससुर और 2 नंदों के साथ सारा की ज़िंदगी कैसी गुजरेगी। उसे मेरे जैसी आज़ाद ज़िंदगी तो नहीं मिलेगी। बिला रोक टोक और पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। जल्द ही सारा की शादी हो गई और वो रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई थी। सारा की शादी से फरागत के बाद मैं घर आई तो तबीयत गिरी गिरी महसूस हुई। अजीब सी थकन और चक्कर आने लगे। मैंने सोचा शायद काम की ज़्यादती की वजह से थकन हो गई है। सारा की शादी की भाग दौड़, बाज़ारों के चक्कर और दफ्तर की मसरूफियात की वजह से मैं घुन चक्कर बन गई थी और बहुत ज़्यादा थक गई थी। मगर आराम करने के बाद भी जब यही कैफियत कई दिन तक रही तो मैंने टेस्ट करवाने का फ़ैसला किया। जब रिपोर्ट मेरे हाथ में आई तो मेरा दिल यकदम ज़ोर से धड़कने लगा। कागज़ पे साफ लिखा था पॉजिटिव। मैं कुछ देर साकित बैठी रही, दिल में खुशी के साथ एक अजीब सा खौफ भी था। यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी मैं माँ बनने वाली हूँ। अभी तो मेरी शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था और इतनी जल्दी मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। शाम को अहमद आया तो मैं चुपचाप बैठी थी। उसने फ़ौरन महसूस कर लिया। क्या हुआ हिना, परेशान क्यों लग रही हो? मैंने हिचकिचाते हुए रिपोर्ट उसके हाथ में दी। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर मेरी तरफ देखा और उसके होंठों पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सच, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन इतनी जल्दी? मैं अभी खुद को उसके लिए तैयार नहीं समझती। हिना, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। ये खुशी खुद हमारे दरवाजे पे आई है। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र न करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये हमारा पहला बच्चा है हिना। इस नन्ही सी जान के आने से हमारी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाएगी। अहमद ने मेरा माथा चूम के कहा। मैं उसके चेहरे को देखती रही। उसकी आंखों में जो इत्मीनान था उसने मेरे सारे खौफ छीन लिए। दिल को अजीब सा सुकून मिला, जैसे वाकई सब ठीक हो जाएगा। उस रात मैं देर तक जागती रही। दिल में अजीब सा एहसास जाग चुका था। एक नया रिश्ता, एक नया खौफ और बेहद गहरी खुशी, जैसे ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया हो। मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सुबह उठते ही मतली महसूस होती, जिस्म में अजीब सा बोझ और थकन रहती। दिल चाहता सारा दिन बिस्तर पे लेटी रहूं। कभी कभी मैं झुंझला जाती कि इतने थोड़े वक्त में ज़िंदगी किस कदर बदल गई है। कल तक मैं दफ्तर के लिए दौड़ती फिरती थी। वक्त पे तैयार होना, मीटिंग्स में शरीक होना, सब एक मामूल था, मगर अब सब मुश्किल लगने लगा था। अहमद सुबह दफ्तर चला जाता तो मैं बड़ी मुश्किल से खुद को घसीट के किचन तक ले जाती। एक गिलास दूध पीने की भी हिम्मत नहीं होती थी। बमुश्किल ऑफिस के लिए तैयार हो पाती। काश उस वक्त ख्याल रखने के लिए कोई मौजूद होता। इसी तरह दिन गुजरते गए। मेरी डिलीवरी का वक्त काफ़ी करीब आ रहा था। आखिरकार मैंने दफ्तर से कुछ अरसे की छुट्टी ले ली। दिल में थोड़ा सा अफसोस भी था, क्योंकि मैं अपनी मुलाजमत से बहुत मोहब्बत करती थी। मगर उस वक्त सबसे अहम मेरी और मेरे बच्चे की सेहत थी। मैं अम्मी की तरफ रहने आ गई थी। मेरा ज़्यादातर वक्त बिस्तर पे आराम करते ही गुजरता था। अम्मी मेरा बहुत ख़याल रख रही थी। वो मेरे खाने पीने का ख़ास ध्यान रखती थी। खुद मेरे लिए फल काट के ज़बरदस्ती मुझे खिलाती। मुझसे बच्चे और मेरे बचपन की बातें करती। कभी मेरे बालों में तेल की मालिश करती, कभी मेरा सर दुबाने बैठ जाती। अपनी तबीयत की ख़राबी के बावजूद वो मेरा इतना ख़याल रख रही थी, मैं बस हैरान रह जाती। माँ की ममता और मोहब्बत क्या चीज़ होती है। सारा भी अक्सर मुझसे मिलने आ जाती। वो भी उम्मीद से थी। शादी के दूसरे महीने प्रेग्नेंट होने पे मैंने उसे काफ़ी बातें सुनाई। कुछ तो एंजॉय करना चाहिए था। घूमती फिरती अभी इतनी जल्दी क्या थी? अल्लाह की जो मर्ज़ी आपी। वो मेरी बातों पे हंसती रहती।
ایسی حالت میں بھی سارا کے چہرے پہ ایک رونق تھی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین لگتی تھی، جبکہ میری تو حالت ہی خراب تھی۔ چہرہ مرجھا گیا تھا۔ آفس کے کام کی زیادتی کی وجہ سے شاید میرا یہ حال ہو گیا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا۔ صبح کے 4 بجے کا وقت تھا جب اچانک میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ میں تڑپ کے بستر سے اٹھی۔ امی فوراً مجھے ہسپتال لے گئیں اور میں نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا تو لگا جیسے دنیا کی سب خوشیاں اسی لمحے مجھے مل گئی ہوں۔ اپنے بیٹے کا نام میں نے آذان رکھا۔ آذان بہت خوبصورت اور معصوم تھا۔ میری ساری دنیا اب اپنے ننھے سے بیٹے کے گرد گھومتی تھی۔ وہ مسکراتا تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا۔ راتوں کو جاگنا اب معمول بن گیا۔ میں ابھی امی کے گھر پہ ہی تھی۔ احمد بھی وہیں آ جاتا۔ میں سارا دن اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی، کبھی اسے گود میں لے کے لوریاں دیتی، کبھی اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چومتی۔ وقت کیسے گزر رہا تھا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب پتہ چلا کہ ماں کی ممتا اور شفقت کیا چیز ہوتی ہے۔ جیسے ہی آفس کی چھٹیوں کا وقت ختم ہونے لگا، میرے دل میں عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف میرا بیٹا تھا جس سے ایک پل کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی، اور دوسری طرف میری نوکری تھی جسے میں نے سالوں کی سخت محنت سے حاصل کیا تھا۔ امی اکثر کہتی ہیں نا، اب تم ماں بن گئی ہو، بیٹے کو تمہاری ضرورت ہے، نوکری چھوڑ دو اور اپنے بچے کے ساتھ وقت گزارو۔ بچہ صرف پیسے سے نہیں، ماں کی گود سے پلتا ہے۔ امی میں جانتی ہوں، لیکن میں اپنا کریئر یوں نہیں چھوڑ سکتی۔ احمد بھی چاہتا ہے کہ میں اپنی ملازمت جاری رکھوں تاکہ ہم اپنے بیٹے کو ایک اچھا مستقبل دے سکیں۔ امی کہتی، بیٹی سب کچھ ایک ساتھ نہیں چلتا، کبھی نہ کبھی کسی ایک چیز کو چننا ہی پڑتا ہے۔ میرا دل جیسے 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ ایک حصہ آذان کی محبت میں ڈوبا ہوا اور دوسرا ضدی خواہشوں سے بھرا ہوا، جو کہتا تھا کہ میں اپنے خواب ادھورے نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے نوکری پر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر بیٹے کو کسی پہ چھوڑنے کا سوچ کے دل کام جاتا تھا۔ احمد نے کہا تھا کہ کسی اچھی ایجنسی سے تربیت یافتہ بیبی سٹر رکھ لوں تاکہ تم اطمینان سے دفتر جا سکو۔ شام کو ہنا اور طارق مجھ سے ملنے چلے آئے تھے۔ ہنا، تم نے اتنا پڑھ لکھ کے اپنے آپ کو ضائع کر لیا، کوئی اچھی سی ملازمت تلاش کرو، کیا جاہل عورتوں کی طرح گھر بیٹھ گئی ہو؟ اپنی الجھن میں نے کافی غلط انداز سے اختیار کیا تھا۔ آپ ہی طارق نہیں چاہتے کہ میں نوکری کروں، وہ تحمل سے بولی۔ کیوں طارق، نوکری میں آخر کیا برائی ہے؟ میں نے طارق سے کہا۔ آپ ہی میں ملازمت پیشہ خواتین کو برا نہیں سمجھتا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ سارا گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ دفتروں میں اپنے آپ کو کھپائے، رکشے اور بسوں کے دھکے کھائے، جبکہ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس حالت میں وہ مکمل آرام کرے۔ سارا اور اپنے بچے کی سب خواہشات پوری کرنا میری ذمہ داری ہے، اور پھر کچھ عرصے بعد جب اس کی ذمہ داریاں کم ہوں گی، ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ ملازمت کر سکتی ہے، میں اسے بالکل منع نہیں کروں گا، طارق نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ احمد نے کبھی مجھے نوکری چھوڑنے کے بارے میں نہیں کہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں نوکری کروں۔ وہ باتوں میں اکثر مجھے جتاتا رہتا تھا کہ ابھی ہم نے اپنا بڑا سا گھر بنانا ہے، مہنگی گاڑی خریدنی ہے، بچوں کو اچھا مستقبل دینا ہے، اور اس مہنگائی کے دور میں اس اکیلے کی تنخواہ میں یہ سب ممکن نہیں۔ شادی سے لے کے اب تک میں اپنا سارا خرچہ خود ہی برداشت کرتی تھی۔ اکثر میں بازار سے گھر کے لیے خریداری بھی کر لیتی۔ احمد پر میرے خرچے کا کوئی بوجھ نہیں تھا۔ احمد کے لیے آسائشات اور پیسے کی اہمیت تھی۔ وہ آج کی محنت اور کل کی بہتر زندگی پہ یقین رکھتا تھا۔ دوسری طرف طارق کے لیے ذہنی سکون اور جسمانی آرام زیادہ ضروری تھا۔ شاید دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ٹھیک تھے، فرق صرف سوچ کا تھا۔ پتہ نہیں میں یہ سب کیوں سوچ رہی تھی۔ میں نے ذہن کو جھٹک دیا۔ امی کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں مکمل بیڈ ریسٹ کرنے کا مشورہ دیا، لیکن امی اپنے آرام کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ وہ تو آذان کو بھی اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی تاکہ میں آرام سے نوکری کر سکوں، لیکن میں نے سختی سے منع کر دیا۔ ساری زندگی انہوں نے ہماری پرورش میں خود کو بے حال کر رکھا تھا۔ اب ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ مزید ذمہ داریاں اٹھائیں۔ میری چھٹی ختم ہونے میں 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ میں اپنے فلیٹ واپس آ گئی۔ میرے دفتر کی کولیگ نادیہ نے بتایا کہ وہ ایک مشہور ایجنسی سے بیبی سٹر رکھ چکی ہے جو نہ صرف تجربہ کار ہیں بلکہ بچوں کی تربیت کا خاص خیال بھی رکھتی ہیں۔ میں نے نادیہ سے نمبر لیا اور اگلے دن ایجنسی سے رابطہ کیا۔ اگلے ہی دن ایک عورت انٹرویو کے لیے آئی۔ اس کا نام روزی تھا۔ عمر لگ بھگ 30-35 سال کے قریب ہوگی۔ صاف ستھری وضاقتہ والی عورت تھی۔ بات چیت میں بہت مؤدب اور پر اعتماد لگی۔ اس نے بتایا کہ وہ کئی گھروں میں بچوں کی دیکھ بھال کر چکی ہے۔ اس کے پاس بچوں کی ابتدائی دیکھ بھال کی ٹریننگ کا سرٹیفکیٹ بھی تھا۔ میں نے اس سے چند سوالات کیا اور اس کے رویے سے مطمئن ہو گئی۔ احمد کو بھی روزی ٹھیک لگی تھی۔
अगले दिन से रोज़ी ने काम संभाल लिया। वो सुबह आती और बच्चे की मुकम्मल जिम्मेदारी उठा लेती। फीडर देना, कपड़े बदलना, सैर करवाना, वो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी। मैंने चंद दिन रोज़ी को परखा। मेरा बेटा रोज़ी के साथ बहुत पुरसकून रहता था। रोज़ी उसे बड़े अच्छे से संभाल रही थी। मैं मुतमईन हो गई। रोज़ी ने मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। अब मैं इत्मीनान से दफ्तर जा सकती थी। रोज़ी वक्त की पाबंद थी। वो रोज़ाना सुबह 8 बजे आ जाती थी। मेरा दफ्तर जाने का वक्त 9 बजे का था। रोज़ी के वक्त पे आने की वजह से मुझे बड़ी सहूलत हो जाती। मैं सुकून से नहा धो के तैयार हो जाती, आराम से नाश्ता करती और चाय पीती। 9 बजे से पहले अहमद दफ्तर निकल जाता और उसी वक्त घर की दूसरी मुलाजमा आ जाती, जो बर्तन और कपड़े धोती, झाड़ू पोंछा करती और 11 बजे तक अपना काम ख़त्म करके चली जाती। इसके बाद घर में सिर्फ रोज़ी और मेरा बेटा रह जाते। रोज़ी सब कुछ बड़ी तरतीब से करती थी। पहले वो अज़ान का मसाज करती, फिर कुछ देर बाद उसे नहलाती और नरम तौलिए में लपेट के मोहब्बत से गोद में ले लेती। फिर फीडर बना के बड़ी मोहब्बत से उसे दूध पिलाती थी। दूध पी के आज़ान सकून से सो जाता तो वो कमरे में बिखरी उसकी चीज़ें और कपड़े समेट के तरतीब से रखने लगती। वो हमेशा आहिस्तगी से काम करती थी और कहती थी कि बच्चे के आसपास शोर नहीं होना चाहिए, इससे बच्चा डर जाता है। रोज़ी वाकई अपने काम में बहुत माहिर थी। दफ्तर जाते हुए जब मैं अपने बेटे के चेहरे पर सुकून देखती थी तो दिल को इत्मीनान होता था। रोज़ी ने बहुत जल्द मेरा एतमाद जीत लिया। वो निहायत जिम्मेदारी से हर काम करती थी। बेटे को वक्त पे खिलाती पिलाती, उसके कपड़े साफ रखती और जब मैं शाम को घर आती तो बच्चा हमेशा सुकून से सोया हुआ मिलता। मैं आज़ान को प्यार करती तो वो मुस्कुरा के कहती, मैम आप इसकी फ़िक्र ना किया करें, मैं हूँ ना, बच्चे का सारा ख्याल रख लूँगी। मैं उसकी बात सुन के मुतमईन हो जाती। दिल में शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह ने मेरे लिए एक इतनी अच्छी मददगार भेज दी है। धीरे धीरे मैंने रोज़ी पे मुकम्मल भरोसा कर लिया। अब दफ्तर जाते हुए मुझे वो परेशानी नहीं रहती थी जो शुरू के दिनों में होती थी। अहमद भी कहता था कि तुम खुशकिस्मत हो हिना, तुम्हें रोज़ी जैसी दयानतदार औरत मिली है। मैं जब शाम को दफ्तर से वापस आती तो सबसे पहले कमरे का रुख करती जहाँ मेरा मुन्ना सोया होता। अक्सर वो पुरसकून नींद में होता। रोज़ी, ये मुन्ना हर वक्त सोया क्यों रहता है, न रोता है, रात को भी दूध नहीं मांगता। मैम बच्चे वैसे भी ज़्यादातर सोते ही हैं, ख़ास तौर पे जब उनकी तबीयत मुतमईन हो। मैं उसका रोज़ हल्का सा मसाज करती हूँ जिससे उसे सुकून मिलता है और वो आराम से सो जाता है। आपके आने से पहले मैं उसे फीडर भी पिला देती हूँ, उसका पेट भरा होता है इसलिए रात को भी नहीं रोता। रोज़ी की बातों से मैं मुतमईन हो गई। मैं उसके अच्छे काम की वजह से अक्सर तनख्वाह के साथ उसे इजाफ़ी रकम भी दे दिया करती ताकि वो आज़ान का और ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखे। इसी तरह 1 माह का अरसा गुजर गया। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने दफ्तर से छुट्टी की और रोज़ी को फ़ोन कर दिया कि देर से आना, मैं आज देर तक सोना चाहती हूँ। 10 बजे के करीब मैं सो के उठी तो रज़िया मेरे लिए चाय बना के ले आई। बाजी मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, वो हिचकिचाते हुए बोली। हाँ कहो क्या बात है। बाजी, ये रोज़ी मुन्ने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। मुन्ना पूरा दिन घर में अकेला पड़ा रहता है। वो सारा दिन फ़ोन पे बातें करती रहती है या टीवी देखती रहती है। रज़िया की बात सुन मैं परेशान हो गई। रोज़ी आई तो मैंने उससे कहा कि आज रज़िया तुम्हारे बारे में कुछ कह रही थी। जी, मेरी शिकायत कर रही होगी। रोज़ी मुस्कुरा के सुकून से बोली, असल में ये रज़िया खुद ठीक से काम नहीं करती। कल मैंने इसे सिर्फ इतना कहा कि मुन्ने के फीडर और कपड़े ठीक से धोया करो तो बुरा मान गई। उल्टा मुझे कहने लगी कि तुम्हारी शिकायत बाजी से करूँगी। मैम हमने तो ट्रेनिंग में ये सीखा है कि बेबी को गोद की आदत नहीं डालनी। अगर मैं सारा दिन उसे गोद में लेके बैठूंगी तो वो गोद का आदी हो जाएगा। फिर वो हर वक्त गोद मांगेगा, रात को भी नहीं सोएगा, रोता रहेगा। फिर आप और साहब दोनों आराम नहीं कर सकेंगे। बेबी बिल्कुल ठीक है मैम, वो सुकून से सोता है। मैं वक्त पे फीडर देती हूँ। अगर कभी कोई ज़रूरी फ़ोन आ जाए तो बात कर लेती हूँ। रोज़ी ठीक कह रही थी। वो तरबियत याफ्ता थी, अच्छे से बच्चे की ज़रूरियात को समझती थी। ठीक है रोज़ी, मैं बस वैसे ही पूछ रही थी, तुम बुरा ना मानना। मैं डर गई थी कि कहीं वो काम ही ना छोड़ दे। अरे नहीं मैम, आपका हक है पूछना। बच्चे की माँ हैं आप और मैं तो हूँ ही इसीलिए, क्या आपको फ़िक्र ना हो। रोज़ी ने कहा तो मैंने सुकून का सांस लिया। इस तरह 1 महीना और गुजर गया। उस दिन मौसम खुशगवार था। ऑफिस में भी काफ़ी चहल पहल थी। कंपनी के 15 साल मुकम्मल होने पर खुशी में बॉस पूरे स्टाफ को होटल में पार्टी दे रहे थे। मैं अपनी दोस्त मरियम के साथ जल्दी ऑफिस से निकल आई थी। हम दोनों ने पॉलर जाने का प्लान बनाया था। रास्ते में बातों बातों में हंसते हुए मेरी नज़र सड़क की दूसरी तरफ खड़ी एक औरत पे जा ठहरी। वो मुझसे काफ़ी फासले पे थी लेकिन मैं उसे पहचान सकती थी।
वो रोज़ी थी। मेरे कदम यकदम रुक गए। रोज़ी इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? मैंने गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन वो भीड़ में गायब हो गई। मैंने उलझ के चारों तरफ देखा, मगर वो कहीं नजर न आई। क्या हुआ हिना, किसको देख रही हो? मरियम ने चौंक के पूछा। मुझे ऐसा लगा जैसे रोज़ी वहाँ खड़ी थी। हिना, ज़रूर तुम्हें वहम हुआ होगा। रोज़ी यहाँ कैसे आ सकती है? मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ, शायद मेरी आंखों का धोखा था। वो रोज़ी नहीं हो सकती। मैं सर झटक के आगे बढ़ गई। कॉलर से मैं सीधी घर चली आई थी। रोज़ी हस्बे मामूल आज़ान के साथ खेल रही थी। उसे दरवाजे की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन पलट के देखा और मुस्कुरा के बोली, मैम, आज आप जल्दी आ गई? हाँ, शाम को ऑफिस की पार्टी में जाना है ना, इसलिए। रोज़ी को देख मेरे दिल में कोई शक बाकी नहीं रहा, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक अजीब सी उलझन थी जो मिटने का नाम नहीं ले रही थी। 6 माह का अरसा गुजर चुका था। इस दौरान जिंदगी ने कई नए मोड़ लिए थे। हिना के घर बेटा हुआ और उसके कुछ दिनों बाद अम्मी का इंतकाल हो गया। मेरे सर से तो जैसे कयामत गुजर गई थी। माँ मरने के बाद ही माँ की ममता का एहसास हुआ। अम्मी ने तो हमसे कोई खिदमत भी नहीं ली और खामोशी से हमें छोड़ के चली गई। इस दौरान आज़ान का ज़्यादातर ख्याल रोज़ी ने रखा। दफ्तर और अम्मी के घर आने जाने की वजह से मैं आज़ान पे तवज्जो नहीं दे पाई। रफ्ता रफ्ता ज़िंदगी मामूल पे आ गई। आज़ान 6 माह का हो चुका था, लेकिन वो हर वक्त सोया रहता। उसका वज़न भी नहीं बढ़ रहा था और चेहरे का रंग भी पीला लगने लगा था। ना जाने क्यों मुझे अंदर से एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कुछ ठीक नहीं है। मैंने अहमद से जिक्र किया तो उसने कहा, ये सब तुम्हारा वहम है ना, बच्चे ऐसे ही सोते हैं और वज़न भी कम ज़्यादा हो जाता है। इसमें परेशानी की क्या बात है? कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। जब भी आज़ान को देखती कि वो पहले जैसा नहीं लगता, मैं उसे गोद में उठाती तो वो पहले की तरह हाथ पाँव नहीं हिलाता था। बस चुपचाप आंखें बंद किए रहता, जैसे किसी और दुनिया में हो। अहमद आजकल बहुत मसरूफ़ रहने लगा था। उसकी कंपनी में नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था और वो उसका हेड था। वो सुबह जल्दी जाता और रात को भी देर से वापस आता। मैं हर रात आज़ान के पास बैठ के उसके चेहरे को देखती, उसकी सांसों की रफ्तार सुनती और दिल ही दिल में घबरा जाती। मैं दुआ करती कि ये सब मेरा वहम ही हो, लेकिन दिल कहता नहीं है ना, कहीं कुछ न कुछ गलत ज़रूर है। मैं बहुत परेशान थी। मैंने सोचा सारा से बात करूंगी, लेकिन वो खुद एक छोटे बच्चे की माँ थी। साथ अम्मी के घर को भी वही देख रही थी। भाई और अब्बू का भी ख्याल रखती थी। मैं तो नौकरी की वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती थी और कई कई दिनों तक अम्मी के घर भी नहीं जा पाती थी। सारा की सास और नंदे घर में होती थी। सारा को अपने घर की इतनी फ़िक्र नहीं थी। वो आराम से अम्मी के घर रुक जाती थी। अब मुझे रिश्तों की अहमियत का एहसास हुआ। अगर अहमद की माँ ज़िंदा होती तो मुझे आज़ान की इतनी फ़िक्र न होती। कम से कम वो रोज़ी पे तो नज़र रख ही सकती थी। अहमद को ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना था, इसलिए मैं अम्मी के घर चली आई। माहौल बदलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैंने सोचा और आज़ान को साथ ले अम्मी के घर आ गई। दरवाज़ा सारा ने खोला। मुझे देखते ही वो खुशी से बोली, अरे आपी, तुम कितने दिन बाद आई हो? मैं मुस्कुरा दी। वह गौर से आज़ान को देखने लगी। यह आज़ान को क्या हुआ है, इतना कमज़ोर और सुस्त क्यों लग रहा है? मैंने बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं, ये ऐसे ही रहता है, बस ज़्यादा सोता है इसलिए। मैंने सारा के बेटे को देखा। वो आज़ान से छोटा था, मगर कितना चहकता हुआ बच्चा था। मुसलसल हाथ पाँव हिला रहा था। वो अपनी माँ को पहचानता था। जब सारा दूर जाती तो रोने लगता और जैसे ही वो पास आती चुप हो जाता। सारा के बच्चे की किलकारियां सुन मेरा दिल अजीब सा हो गया, जैसे सीने में कोई चुभन सी हो। आज़ान मेरी गोद में चुपचाप लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर सेहत के वो आसार नहीं थे। वो कभी कभी अपनी आंखें खोलता, मुझे देखता और फिर आंखें बंद कर लेता। मैंने उसके नरम हाथों को थामा था। वो ठंडे हो रहे थे। एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में नमी तैर गई। मैंने नज़रें झुका ली। दिल के अंदर एक खौफ सा सर उठाने लगा, जो मैं खुद से भी छुपाने की कोशिश कर रही थी। तभी 2 चाय के कप लेके सारा चली आई। बच्चे इतना भी नहीं सोते आप ही, सारा ने आज़ान को प्यार करते हुए कहा। तुम इसे डॉक्टर को दिखाओ और ख़ुद को भी। सारा ने कहा तो मैंने हैरत से उसे देखा। मुझे क्या हुआ है, बिल्कुल ठीक तो हूँ। ज़रा आईने में अपनी शक्ल देखो आप ही, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, आंखों के नीचे ये हलके। अपनी ज़िद की वजह से तुमने अपने और बच्चे की क्या हालत कर ली है। तुमने अम्मी की एक नहीं सुनी और फुप्पो के दिखाए रास्ते पे चलती रही। आज देखो, अपने से बड़े से घर में फुप्पो खुद तन्हा रह गई हैं। नौकरी की वजह से उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं होने दिया और आज उनका बेटा बाहर मुल्क में, और वो यहाँ इस उम्र में तन्हा ज़िंदगी गुजार रही हैं। औरत की पहली तरजीह उसका घर और बच्चे होते हैं आप ही। तुम खुद सोचो, अगर अम्मी नौकरी कर रही होती, क्या हम इतना पढ़ लिख पाते?
तुम इतनी काबिल होती, हम तो छोटी सी उम्र से ही घर के काम काज और किचन में लग जाते, पढ़ने का वक्त ही ना मिलता। सारा बिल्कुल ठीक कह रही थी। उसका एक एक लफ्ज़ मेरे दिल में उतर रहा था। वाकई वो बहुत समझदार थी। शाम को मैं घर चली आई। अगले दिन मैं ऑफिस से छुट्टी करके आज़ान को डॉक्टर के पास ले जाने का सोच रही थी, लेकिन अहम मीटिंग की वजह से मेरा जाना बहुत ज़रूरी था। मैंने सोचा था कि मीटिंग ख़त्म होते ही घर वापस आ जाऊंगी और आज़ान को डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। रोज़ी को आज़ान का ख्याल रखने का कह मैं घर से निकल आई। मीटिंग में भी मेरा ध्यान आज़ान की तरफ था। मीटिंग ख़त्म होते ही मैं ऑफिस से निकल आई और रिक्शा पकड़ के घर आ गई। घर का बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ था। रोज़ी ने दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ रखा है, मैं हैरान होती अंदर दाखिल हुई। कमरे में आज़ान अपने झूले पे लेटा था, लेकिन उसका रंग नीला पड़ा हुआ था और सांस लेना मुश्किल लग रहा था। उसकी आंखें कतरे फटी सी थीं। मैंने फ़ौरन उसे गोद में उठा के सीने से लगाया। मेरे दिल के अंदर एक अजीब सा खौफ जाग उठा। रोज़ी, रोज़ी, मैंने ज़ोर से पुकारा, लेकिन कोई जवाब ना आया। लगता था वो घर पे मौजूद नहीं थी। मेरी आंखों में नमी आ गई और दिल कांप रहा था। आज़ान की हालत देख मेरा दिल टूट रहा था और मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह उसे महफूज रखे। मैंने आज़ान को सीने से मजबूती से लगाए रखा और घर से बाहर निकल आई। मैं तेज़ी से सड़क पर भाग रही थी। लोग हैरत से मुझे देख रहे थे, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मुझे फ़ौरन घर के करीबी हस्पताल पहुंचना था। अस्पताल पहुंचते ही मैं उसे डॉक्टर के कमरे में ले गई। डॉक्टर साहब, ये मेरा बेटा है, इसकी हालत बहुत ख़राब है, प्लीज़ फ़ौरन इसे देखें। नर्सों ने फ़ौरन आज़ान को मुझसे ले लिया और डॉक्टर ने मुख्तलिफ़ आलात से उसकी जांच शुरू कर दी। मैं इमरजेंसी रूम के बाहर बेकरारी से खड़ी थी। दिल में दुआ कर रही थी कि अल्लाह मेरे बच्चे को बचा ले, इसे सलामत रख। हर लम्हा मेरी नज़रें दरवाजे पे जमी हुई थी। अचानक डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर मायूसी थी। आई एम सॉरी मिसेस अहमद, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। मेरा दिल जैसे रुक गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं चीख के बोली। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चे की सांस लेने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी थी। डॉक्टर ने हल्की आवाज़ में कहा। मैं वहाँ बैठ के बस रोती रही। मेरी सांस जैसे रुक गई और आज़ान का नन्हा सा वजूद बेहिस हरकत था। मैं घर के कोने में फर्श पर बैठी थी। आज़ान का छोटा सा जनाजा मेरे सामने सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ था। मेरी नज़रें उस पर जमी थीं और आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने कांपते हाथों से आज़ान के चेहरे को छुआ, जैसे वो सांस ले उठेगा, जैसे वो फिर से मुस्कुरा देगा, लेकिन वो खामोश था, हमेशा के लिए खामोश। मेरे दिल में एक ही ख्याल बार बार चुभता जा रहा था। मैं उसे खुद से दूर क्यों कर रही थी? क्यों सोचा कि एक अजनबी औरत मेरे बच्चे का ख्याल मुझसे बेहतर रखेगी? मैंने अपनी आसानी के लिए अपने बच्चे को किसी के हवाले कर दिया। मैं कैसी माँ थी? मेरी आंखों के सामने रोज़ी का चेहरा घूम गया। उसकी मुस्कुराहट, इत्मीनान, उसके झूठे प्यार के दावे, और अब वो गायब थी। वो ना फ़ोन उठा रही थी, ना उसका कुछ पता था। मेरे दिल से एक चीख उठी, रोज़ी कहाँ हो तुम? तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया? लेकिन कोई जवाब नहीं था। मेरी यह आवाज़ दीवारों से टकरा के पलट आती थी। मैंने अपने आप को आईने में देखा। एक माँ जो अपने बच्चे की हिफाजत न कर सकी, जो अपनी सहूलत के लिए उसकी ज़िंदगी की कीमत चुका बैठी। आज़ान की तदफीन हो चुकी थी। मैं हर रात आज़ान को ख्वाब में देखती। मैं उसे अपने पास बुलाती, लेकिन वो मुझसे दूर चला जाता। कुछ दिनों बाद मैं और अहमद डॉक्टर के पास चले आए। अहमद और मैं उसके सामने बेजान बैठे थे। मेरे आंसू रुकते ही नहीं थे और अहमद का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। डॉक्टर ने आज़ान की रिपोर्ट बंद करते हुए गहरी सांस ली और आहिस्ता आवाज़ में कहा, उस दिन हमने बच्चे के खून के टेस्ट करवाए थे और रिपोर्ट के मुताबिक ये साबित हो चुका है कि बच्चे को एक तवील अरसे तक नींद की दवा दी जाती रही है। क्या? नींद की दवा? मगर क्यों? अहमद चौंक के बोला। डॉक्टर ने अफसोस से सर हिलाया। ऐसी दवाएं अमूमन बच्चों को गहरी नींद के लिए दी जाती हैं, ताकि वो सोता रहे और तंग न करे। उसकी मिकदार का भी ख़ास ध्यान रखना होता है, मगर ज़्यादा अरसा देने से ये दवा आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के निज़ाम को तबाह कर देती है। सांस रुकने लगती है और आखिरकार दिल काम करना छोड़ देता है। मेरे दिल में जैसे खंजर पेवस्त हो गया। मेरी आंखों के सामने रोज़ी का चेहरा घूम गया। जब वो मुस्कुराती हुई कहती थी, मैम, बच्चे ज़्यादा सोते हैं, सोना उसकी नशोनुमा के लिए अच्छा होता है, मैं फूट फूट के रोने लगी। मेरी गलती थी डॉक्टर साहब, मैंने उस पर भरोसा किया। अहमद ने सर झुका लिया। उसकी आंखों में भी आंसू उतर आए। हम पुलिस को इत्तला दे रहे हैं, लेकिन लगता है कि वो औरत बहुत होशियार थी। बच्चे की खराब हालत देखते ही वो घर से भाग गई और अब पता नहीं कहाँ होगी। डॉक्टर ने कहा, वो जहाँ भी हो,
میں اسے سزا دلوائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ ڈاکٹر احمد نے غصے سے مٹھی بھینچی اور میں سوچتی رہی، کاش میں نے اس دن اپنی ماں کی بات مان لی ہوتی، کاش میں اپنے بچے کے ساتھ خود رہتی۔ میری گود خالی ہو چکی تھی اور اب صرف ندامت رہ گئی تھی، ایک ایسی ندامت جو ساری زندگی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔